नमस्कार, मैं सिमी चौहान। आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। आज हमारे साथ नोएडा से एडिशनल डीसीपी कुमार रणविजय सर हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये बिहार के छोटे से गांव से उठकर अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पर आज नोएडा की कमान संभाल रहे हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक सर, मैंने जो आपके बारे में सुना है या पढ़ा है, तो उससे आपने बताया था एक बार कि आप चंपारण से हैं। यू। तो सर, ये जज्बा आपका पहले से था या कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई इतने छोटे से गांव से और आप आज नोएडा की पूरी कमान संभाल रहे हैं? देखिए, आपने सही फरमाया। मेरा अ, बचपन बिहार के छोटे से गांव में बीता है। मैं पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल अनुमंडल के आदापुर एक छोटा सा जगह है, वहीं से बिलोंग करता हूँ। हम लोग बेसिकली निम्न मध्यम वर्गीय किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। और हम लोग के यहाँ जब हम लोग कॉन्शियस हुए, बचपन हम लोग का बीत रहा था, तो देखा कि काफ़ी अभाव है और बहुत सारी परेशानियां हम लोगों ने देखी है। तो ऐसा लगता था कि हम लोग भी अपने जीवन में आगे बढ़ें और कुछ करके उसके बाद इस समाज की सेवा करें। हम लोग मेहनत करके यहाँ की जो स्थितियाँ हैं उसको सुधारें। तो ये सब बचपन की सोच थी और उसके बाद उसी को लेकर के आगे बढ़े। अ, मैं ज़रूर कहूँगा कि प्रारंभिक शिक्षा जो हम लोग की गाँव में थी या वहाँ के आस-पास के कस्बों में थी, उस समय काफ़ी ऐसे लोग हुआ करते थे, टीचर्स वगैरह जो काफ़ी डेडिकेटेड थे और सब लोगों ने ज्ञान के साथ साथ संस्कार भी दिए। उससे आगे बढ़ते हुए हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुँचे और वहाँ पे जो कॉलेजेस वगैरह थे वहाँ से शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद हमारी वहाँ पे जो एक हमारा ग्रुप था, वो हम सब लोग मिल कर के वहाँ से दिल्ली विश्वविद्यालय पढ़ने आए, दिल्ली पढ़ने आए। और वहाँ से आप कह सकते हैं कि पूरे हमारे शैक्षणिक जीवन में एक चेंज आया। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय ज्वाइन किया वहाँ पे। सर, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी। आपने एक बार जिक्र किया था कि जब आप दिल्ली आए थे तो आपने कुछ दिन गैराज में भी गुजारे। देखिए, उस समय ये कहानी थी कि हम लोग 4-5 मित्र वहाँ से आए थे और आने के बाद रहने के लिए जगह नहीं था हम लोगों को। तो हम लोग उस समय हमारे यहाँ के जो एमपी साहब थे, उनके यहाँ भी हम लोग गए रहने। तो वहाँ पे जब उन्होंने रहने का प्रयास किया तो काफ़ी जगह काफ़ी लोग थे वहाँ। तो एक गैराज का स्पेस था जो खाली पड़ा हुआ था। तो फॉर सम टाइम हम लोगों ने अपने सारे हम लोगों की व्यवस्था उसी गैराज में ही करा दी गई। हालाँकि बाकी खाने-पीने की व्यवस्था वहाँ हो गई थी। और उसके बाद हम लोग वहाँ पे रह कर के और फिर बाकी अपने एडमिशन्स के लिए प्रयास किए। फिर हम लोगों में से कुछ लोग का एडमिशन दिल्ली विश्वविद्यालय में हुआ। फिर उसमें थोड़ा-सा मैं फॉर्चुनेट रहा कि मुझे हॉस्टल मिल गया। तो मुझे 3-4 महीने लगभग बाहर रहने का मौका मिला। तो उसके बाद मैं विश्वविद्यालय के एक बहुत ही प्रतिष्ठित हॉस्टल है जिसका नाम ग्वायर हॉल है। मुझे वहाँ जगह मिल गई और फिर मैंने अपनी अपने जीवन यात्रा की जो बाकी का जो शैक्षणिक जीवन था मेरा वहाँ गुजरा। काफ़ी अच्छा माहौल था वहाँ पे। और सिविल सर्विसेज की तैयारी में काफ़ी लोग लगे रहते थे वहाँ पे, काफ़ी लोग तैयारी कर रहे थे। वहाँ पे अच्छा एक गाइडेंस मिला, हमारे सीनियर्स का गाइडेंस मिला। हर साल सिविल सर्विस में अच्छे रिजल्ट्स आते थे। तो उससे इंस्पायर होकर के हमने भी अपनी तैयारी शुरू करी। और मुझे लगता है कि मेरे अपने उस परिवार का, उस मिट्टी का, वहाँ के हमारे बुजुर्गों का, हमारे अपने माता-पिता, हमारे चाचा-जी, इन सब लोगों का आशीर्वाद रहा। बाकी आप बहुत सारे शुभचिंतक लोग थे, सब लोगों की शुभकामनाएँ साथ में थी और हम लोग आज यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ये काफ़ी संघर्षमय जीवन यात्रा थी, लेकिन ये ज़रूर है कि ऐसा लगता था कि जीवन में अगर कुछ करना है तो आपको संघर्ष तो झेलना ही पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे हैं। पहले मैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा में ज्वाइन किया, लगभग 2 साल की नौकरी वहाँ की। उसके बाद वहाँ से मैं सीधे अपने बिहार स्टेट में बिहार प्रशासनिक सेवा में गया। वहाँ पे भी मैं 10 महीने के आसपास रहा, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ थी जिसके चलते मुझे फिर उत्तर प्रदेश आना पड़ा और यूपी में मैंने पुलिस सेवा ज्वाइन की। बस 2004 से मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ, लगभग 18 साल का टाइम हो गया। विभिन्न जगहों पे मैंने काम किया। हमेशा जो परेशानियाँ हम लोगों ने ग्रामीण स्तर से लेकर के और लोगों को देखा है, जो ग्रामीण जीवन में लोगों की परेशानियाँ, छोटे-छोटे जगहों पे लोगों की जो परेशानियाँ थी, तो सब हम लोगों के ज़हन में है।
मन मस्तिष्क में पूरी तरह से ग्राउंडेड है। जब भी जहाँ मौका मिला लोगों की सेवाएँ की, प्रयास ये सर, हुआ। आपने लास्ट टाइम कोविड में एक प्रेग्नेंट लेडी की डिलीवरी में हेल्प की थी कि उसको शायद उसके हस्बैंड को आपने यहाँ से भेजा था, तो जी, उसने अपने बच्चे का नाम आपके नाम पे जी, रखा था। जी। क्या बात क्या था? ये बेसिकली 2020 में जो कोविड का फर्स्ट फेज़ था, उस समय अचानक जब कोविड का अनाउंसमेंट हुआ या इस पैंडेमिक लेकर के एक बड़ा एक क्राइसिस टाइम क्रिएट हुआ। जी, उस समय लोग जहाँ भी था वहीं फँस गया था। दिल्ली में एक महिला थी, उनके बारे में सूचना मिली, उनके पति स्टक थे, उन्हें कोई नहीं था, तो वो प्रेग्नेंट थी, सिस्टर प्रेगनेंसी। उनके बारे में जो सूचना मिली तो उनके हस्बैंड को ट्रेस करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन हम लोग ने बड़े सघन से वो ट्रेस हुए, उनको हमने यहाँ से भेजा। भेजने के बाद वो दोनों काफ़ी खुश थे और उन लोगों ने अपने को एक बेटा हुआ, उसके बाद बेटे का नाम उन्होंने हमारे नाम पे रखा है। और ये मैं समझता हूँ कि एक मेरे अपने हृदय से जब लोग आप किसी चीज़ की सेवा करते हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में अगर इस तरह की कोई बात होती है तो लगता है कि ये एक ऐसा रिवॉर्ड है जो जीवन में कभी आप भूल नहीं सकते। दूर में से सुनने में आया था कि वो मूवी में, जी, फिर भी जी, उन्होंने बेटे का मुस्लिम नाम परिवार रणविजय मुस्लिम खान परिवार रखा है, है। खाना होता है। ये सब चीज़ें आदमी के जीवन में बड़ा ही एक अविस्मरणीय क्षण होता है। लेकिन उसके बाद भी, उसके पहले भी हमने हमेशा ये कोशिश की कि हर आदमी को न्याय मिले। हम लोग पैसा से जितना नियमानुसार सही तरीके से किसी को हेल्प किया जा सकती है, तो ज़रूर की जाए। और यही मैंने इंश्योर किया आज तक। और जिस जगहों पे मैंने काम किया, चाहे वो हो, चाहे जौनपुर हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मेरठ हो, बागपत हो, आज गढ़वाल पौने 3 जिले हो गए, पटना में, हर जगह हमने लोगों की सेवा करनी चाहिए। और यही रहा कि जितना मेरी क्षमता है, क्षमता से ज़्यादा प्रयास करके और अपने कर्तव्य को सही तरीके से निभाना। सर, बाकी जगह के मुकाबले नोएडा का क्षेत्र या कार्यभार कहीं बहुत ज़्यादा है। ऐसे में किन चुनौतियों का सामना करते हैं? कैसे मैनेज करते हैं? ऐसे तो हम लोग का जो एरिया है लॉ इन्फोर्समेंट का एरिया, मुझे लगता है कि ऐसा एरिया है, हर जगह आपको जो इश्यूज़ मिलेंगे वो इशू होते हैं। हम लोग अगर नोएडा में हैं तो नोएडा में जो का पैटर्न है, जो क्राइम के हैं या जो क्राइम करने वाले लोग, उनका इनका जो सेट है वो बाकी जगहों से थोड़ा डिफर करेगा। और उसी प्रकार से किसी भी आप जगह जाएंगे तो आपको एक डिफरेंट सेट मिलेगा, जहाँ पे अपराधी, वहाँ के लोग, सब लोगों का अपना एक वे ऑफ थिंकिंग होता है, सब डिफरेंट मिलेगा। मुझे याद है कि हम लोग जब यहाँ आए थे तो हमने देखा नोएडा में उस समय जो स्वागत व्यवस्थाएँ होती हैं वो वही थी। यहाँ पे एसएसपी साहब थे और काफ़ी लोग उनके साथ काम कर रहे थे टीम में। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2020 में यहाँ कमिश्नरेट व्यवस्था शुरू करी। यहाँ के लोगों की बहुत दिनों से डिमांड थी। दिल्ली वगैरह तो हमेशा लोग पुलिस के हिसाब से यहाँ का चाह रहे थे। यहाँ के लोगों की जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ सिस्टम की व्यवस्था की। और उसका इफेक्ट ये हुआ कि एक बड़े एबल एंड कॉम्पिटेंट लीडर उन्होंने नोएडा की कमान दी, श्री आलोक सिंह साहब की कमान, और उन्होंने बहुत ही मेटिकुलसली व्यवस्थित तरीके से इस व्यवस्था को लागू कराने का प्रयास किया। चाहे वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बिहेवियर चेंज करे, लोगों को समझ में आए करने के लिए रिस्पॉन्स हमारा अच्छा हो। उसके बाद क्राइम और क्राइम का जो उसका एक बहुत ही एनालिसिस किया गया। उन्होंने देखा कि किस तरीके से हम वर्टिकल्स तैयार करेंगे। केवल इतना ही नहीं, केवल डिसिप्लिन ही नहीं, बल्कि ह्यूमन क्राइम के लिए अलग, ट्रैफिक के लिए अलग, क्राइम के लिए अलग, ये सारी व्यवस्थाएँ अलग अलग की गई। और एक टीम यहाँ पे अच्छी टीम भेजी गई। इसका परिणाम ये हुआ है कि लगातार आप देखेंगे तो लगातार ये हर अपराध में और ग्रेजुअली हम लोगों ने अपराध पे काफ़ी हद तक पूरी तरह नियंत्रित किया। स्ट्रीट क्राइम का सबसे बड़ा इशू था, उसमें हम लोगों ने एकदम पूरी तरह से कंट्रोल हुआ। सैकड़ों की तादाद में हम लोगों ने ऐसे अपराधी जेल भेजे हैं, स्नैच जेल गए हैं, ऑटो लिफ्टर्स जेल गए हैं। तो लगातार ये व्यवस्थाएँ हम लोगों की तरफ से की गई है और हम लोग लगातार इसमें सफल होते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कहूँगा वो ये था कि यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज क्राइम की जो स्थिति थी,
ऑर्गेनाइज क्राइम, संगठित अपराध जिसे वाइट कॉलर क्रिमिनल, जो क्रिमिनल्स कुछ थे उन्होंने अपना घर बनाकर यहाँ पे हमेशा काम किया। जैसे यहाँ पे सुंदरवाटी गैंग था, नीना गैंग था, गंदी पार्टी थी, इस तरह के सारे गैंग्स हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एक तरह से घुसते थे और वहाँ घुस करके ठेका लेना, काम करके ठेका लेना और ले करके लेने के बाद वहाँ के पूरे इकोनॉमिक को प्रभावित करने वाला करते थे। हम लोगों ने बड़े सिस्टमेटिकली कार्रवाइयाँ करी हैं, इनके खिलाफ गैंग हुआ है, गैंगस्टर में इनकी प्रॉपर्टी सीज हुई है, अटैच हुई है, पूरी तरह से इनकी जो इकोनॉमिक बेस था उसको तोड़ा गया है। करोड़ों रुपये की संपत्ति हम लोगों ने ऐसे बरामद और सरकार ने इसको अटैच किया है। तो एक ऑर्गेनाइज क्राइम को यहाँ पे किया गया, प्लस जो फ्रॉड एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर, बहुत फ्रॉड गैंग्स यहाँ काम करते हैं, उस पर भी हम लोगों ने बहुत सारे फर्जी कॉल सेंटर पकड़े गए। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि नौकरी के नाम पे, लोन के नाम पे, सपोर्ट के नाम पे, तमाम नाम से यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑफर खोल के बैठे थे लोग जो बाहर के लोगों को ले और उनसे फर्जी करते थे। आजकल आप देख रहे हैं कि क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, नोएडा में काफ़ी लोग इसके विक्टिम हैं। इस प्रकार हम लोगों ने तमाम इस तरह के गैंग्स को हम लोगों ने बस्ट किए और पूरी तरह से सारी क्राइम का जितना पैटर्न था उसको ढंग से समझ उस पर काम किया गया और इस तरह से हम लोग आगे से सर, जब किसान आंदोलन हुआ था तो पूरी बार ट्विटर पे और यूट्यूब पे काफी सारे न्यूज़ आए थे, हर जगह आप बात कर रहे थे, कितनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? देखिए हमारे यहाँ 4-5 महीने लगातार किसान आंदोलन चला, यहाँ अथॉरिटी के कुछ ग्रीवेंस थे, जो लगातार अथॉरिटी को सामने धरना दे रहे थे। हम लोगों ने बड़ी सूझबूझ के साथ अपने सीपी साहब के नेतृत्व में कमिश्नर साहब ने अच्छे तरह से गाइड किया कि पल किया उन्होंने, उनके मंशा के अनुरूप जो चीज़ें अनुसार थी उन्होंने हम लोग को बताया, हम लोगों ने सही तरीके से उसको चलाया आंदोलन। क्योंकि मैं समझता हूँ कि यही का काम हम लोग को करना था अथॉरिटी और किसानों के बीच में। वो हम लोगों ने निभाई, हमारे क्षेत्र का मामला था, हमें हम लोग के साथ जी, आपके पास था तो अक्सर आपको वहाँ देखा जी जाता जी था। जी हमेशा जाना। बीच में आपने देखा जब वो एक किसान आंदोलन चला जिसमें बॉर्डर्स पे लोग बैठ गए, लेकिन हम लोगों ने, हमारे किसान बैठे थे, उन लोग को हम लोगों ने जब सही चीज़ें बताई तो हमारी बात करके वहाँ से वो लोग चले गए थे, हमारे पहले भी चले गए, हमारे यहाँ जाम मुझे लगा ज़्यादा दिन। लेकिन बात ज़रूर है कि किसान आंदोलन भी यहाँ से हमें हैंडल करना पड़ता है। एक औद्योगिक जगह है, वो औद्योगिक नगर है जी। अभी आपने देखा है कि एयरपोर्ट बन रहा है और यहाँ पे ज़मीन के एक्विजिशन से लेकर के उनके कंपनसेशन को लेकर के उनके अपने कुछ डिमांड्स होते हैं, ये सारी बेसिकली लैंड एक्विजिशन से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिसको करके हम लोग बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर इशूज से डील करना होता है। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने इस लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पे भी आपने देखा होगा, चाहे कहीं कुछ भी हो गया हो, बट नोएडा में कहीं कोई समस्या नहीं हुई। हम लोग बहुत समय रहते हुए हम लोगों ने चीज़ों के दाव और हम लोगों ने हमेशा प्रयास किया कभी नोएडा और खास करके जो कम्युनिस्ट व्यवस्था की नहीं इस पे कभी कोई आँच ना आए, कभी कोई दाग न लगे और एक लोग को मैसेज दिया जाए। और मैं आपको बड़ा दावे के साथ कह सकता हूँ कि स्टार्टिंग में केवल 2 जनपदों पर कमिश्नरेट व्यवस्था लगाई गई और नोएडा पुलिस की मेहनत और हमारे कमिश्नर साहब के नेतृत्व का ये परिणाम रहा कि बाद में और जगहों पर भी कमिश्नरेट व्यवस्था लगाई गई और जगह लगाने की बात भी की है। तो मेरा ये कहना है कि हम जिस काम के लिए आए हैं, हमारा जो कर्म हम लोग सही तरीके से करते रहें, बाकी चीज़ें फिर पब्लिक बताती हैं और आप हमारी जो यहाँ की रिस्पेक्टेड हमारे सम्मानजनक नागरिक हैं, हमारी जो लोग हैं, सबको पता है कि काफ़ी एलिट क्लास के लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ पे हमारे इंडस्ट्रियल्स भी रहते हैं, भी रहते हैं, हमारे सारे पॉलिटिशियंस, सब अच्छे अच्छे लोग रिटायर्ड अधिकारी हैं। तो इन सभी लोगों ने एक व्यू जरूर दिया लोगों को कि यहाँ पे कुछ चेंज आया है, नोएडा की पुलिसिंग में काफ़ी चेंज आया है और हमें लगता है कि हम लोग काफ़ी मेहनत अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं।
अपेक्षा ये रहती है कि लोग यहाँ के खुश रहें, सुरक्षित रहें, सिर्फ एक जो हाथरस कांड है उसमें राहुल गांधी आपकी कुछ झड़प हुई या सुनने में आया, मीडिया पे काफी वायरल भी हुआ था वीडियो कि राहुल गांधी को धक्का दिया गया, उसको जाने से वहां गया था, नहीं। देखिए, परमिशन नहीं थी मैं जाने आपको बताऊँ कि वो एक ऐसा सिचुएशन था जहाँ पे कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर और हम लोगों को संबंधित जनपद हाथरस से संभवतः हमारे पास और उस तरह से हम लोग को निर्देश दिए गए कि यहाँ पे अगर यहाँ से ये जाएंगे तो स्थिति थोड़ी सी बिगड़ेगी और ऐसी परिस्थिति में हमको वहाँ जाने से रोकना है। तो निर्देशानुसार नियमानुसार हम लोगों ने उनको रोकने का प्रयास किया और उसी बीच में थोड़ी सी जो कार्यकर्ता थे उन लोगों के साथ धक्का-मुक्की होती है और हम लोगों ने हमेशा चीज़ सीखी कि हम किसी को पहली कभी कुछ नहीं करते। हम तो हमारा जो काम होता है वो होता है कि नियम के अनुसार जो निर्देश हैं उसको हम करें। और उसी क्रम में राहुल जी भी आए उस समय, उनसे भी उनको भी रोका गया, उनसे डिस्कस किया गया। फिर उसके बाद हमारी बातों को उन्होंने मान करके वहाँ से वापस तो इस तरह हम लोग इस लाइफ में होती रहती है। हम कानून व्यवस्था को ठीक करने की सूरतों पे होते हैं तो बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ पैदा जिसको उस समय पर हमें अपने सिचुएशन को देख करके, सर्कमस्टांसेस को देख करके निर्णय लेना होता है। निर्णय लेकर रिजॉल्व करते हैं। तो ये हमेशा हम लोग के लाइफ पार्ट है। सर एक चीज और, आप बिहार से, हम लोग वहाँ से काफी अच्छे ऑफिसर्स, सिविल सेवा अफसर ज्यादातर लोग निकलते हैं, लेकिन वहाँ की आज भी खराब है। सुधार करना चाहिए, क्या वहाँ ऐसा होना चाहिए जो वहाँ की परिस्थिति? देखिए, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि वहाँ के लोगों में काम करने की बहुत ही इंडस्ट्री होती है, बहुत काम करना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई के लेवल पे, चाहे उसके बाद अपने पर्सनल लाइफ में भी और अपने प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही लाइफ में बहुत मेहनती है। हमको लगता है कि उनको थकते हैं जो रिटायरमेंट के बाद। तो एक तो है कि हमारे यहाँ कल्चर है पढ़ाई का, शिक्षा में भी अगर आप देखें हर गाँव में हमें तो बिजली की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन बहुत सुधार हुआ, बहुत अच्छी हुई। अभी भी आप जाएंगे गांव में तो सभी दरवाजे के साथ गार्जियन बेशक उनका इकोनॉमिक स्टेटस उतना अच्छा ना हो, लेकिन लोग अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप चले जाइए सारे देश के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में आपको बिहार के लिए काफ़ी मिलेंगे। तो केवल ये है कि एक पढ़ाई की मैं तो यहाँ तक जानता हूँ कि परिवार में लोग अपने बच्चे को लेकर कोचिंग के लिए बैठ जाते हैं, में पहुँच जाते हैं और लेडीज़ घर की खास करके वहाँ बैठ के बच्चों को पढ़ाती है साल 2 साल। तो ये एक समझता हूँ कि एक कल्चर है वहाँ का और इसीलिए आप अभी यूपीएससी का रिजल्ट और मैं समझता हूँ कि शायद जनपद हो, शायद ही कोई जनपद का हो जहाँ से कोई क्वालिफाई ना किया हो। एक जनपद के बच्चे भी क्वालिफाई, मेरे जनपद का ही लड़का है, वो 11th रैंक होल्डर है। तो इस तरह से हमारा एक कल्चर है और मैं समझता हूँ संस्कार करता है वहाँ के बच्चे पढ़ने शुरू करते हैं, दिमाग में लगता है। अच्छा ये भी होता है कि जैसे आस में लोगों को देख कर के मोटिवेट होना होता है। हमारे बगल के गांव के ही हम लोग के ज़माने में भी कुछ लोग से किया है, हमारे रिलेटिव भी बहुत सीनियर है, सभी संभवतः भी उड़ीसा थे होने वाले। तो इस तरीके से लोग आगे बढ़ देख के भी कहते हैं उसका एक आता है, तो वही चेन इफेक्ट था हम लोग के ऊपर। लोग आज भी हम लोग जैसे वहाँ से क्वालिफाई कर तो हमारे गांव के बच्चे पढ़ के और मेहनत करते हैं, उसमें से हमने देखा है कि 2-4 लड़के बड़े वेल सेटल्ड, उसमें काफ़ी लड़के आए। तो इस तरीके से होता है कि एक कल्चर आपने डेवलप किया तो उस कल्चर को आदमी भी लोग फॉलो करते हैं। लेकिन सर परिस्थितियाँ वहाँ की आज भी बनी हैं। ठीक है, परिस्थितियाँ नहीं हैं, लेकिन मैं जरूर कहूँगा कि सारे लोग तो वहाँ से निकल के दूसरे जगहों में, देश के दूसरे कोने में जाके सेवाएं देते हैं, वहाँ की चीज़ों को ठीक है। अगर आप देखें तो बिहार के अधिकारी अन्य देशों में जाकर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जाने का मौका नहीं मिलता। और जो लोग वहाँ के कार्य होते हैं उनको लगता है कि वहाँ की स्थितियाँ हैं उससे ज़्यादा प्रभावित हो जाती हैं। लेकिन अभी
चीज़ें ठीक हो रही और समझता हूँ कि आने वाले समय में बिहार का भविष्य बहुत अच्छा धन्यवाद सर। देखते रहिए प्रवासी एक्सप्रेस।